हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत धारा हम पढ़ रहे हैं और विद्युत धारा में अभी तक हमने काफ़ी चीज़ों पर चर्चा कर ली है। तो एक सेक्शन लगभग हमारा कंप्लीट हो गया, उसके अंदर उस पर कई सारे क्वेश्चंस पे हमने चर्चा भी की, ठीक है, प्रैक्टिस भी की। एक सेक्शन नंबर 2 बचता है जिसके अंदर हम मापन यंत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। जो परिपथ में हम कई बार मापन यंत्र इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, और जो अलग अलग तरह के मापन यंत्र होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे इसके केस में, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह के मापन है हमारे पास यहाँ। एक तो गैल्वेनोमीटर हम बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर में आपको दिखाया था, जब हमने व्हीटस्टोन सेतु बनाया था उसमें बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया था। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या करता है, कैसे करता है, उसमें हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक धारा मापी होता है जिसको एम मापी या एमीटर भी आप बोल सकते हो। एक विभवांतर मापी होता है वोल्टमीटर, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स अभी हम आज की क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, बाकी फिर हम आगे चल के देखते हैं। तो आपका टॉपिक ये है मापन यंत्र, आप लिख सकते हो। पहला जो है वो हमारा पास है गैल्वेनोमीटर, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है, क्या करता है, इस पे हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी, है ना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है पहले तो ये समझते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ठीक है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका सिर्फ एक कितना सा काम है कि ये बताता है कि परिपथ के अंदर करंट है या नहीं है। जिस परिपथ की हम बात कर रहे हैं, जिस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर करंट है या धारा है या नहीं है, सिर्फ इतना बताता है। क्या बताता है, धारा है या नहीं, ठीक है। परिपथ में धारा है या नहीं, मतलब जहां आप इसको लगा दोगे ना, उस वाले ब्रांच में बता देगा कि धारा है या नहीं है, ठीक है। ये चीज हमें बता देता है। चलो भाई, अच्छी बात है। और दूसरी चीज हमें ये क्या बता सकता है, दूसरी चीज हमें ये बता सकता है कि धारा की दिशा क्या है। धारा की दिशा क्या, अगर धारा है तो उसकी दिशा क्या है, ये हमें ये बता सकता है। धारा की दिशा क्या है, ठीक है। तो ये क्या मापता है, धारा को मापता है, लेकिन सिर्फ ये बताता है कि वो है या नहीं है। और क्या बताता है कि ये बताता है कि वो धारा है तो किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में धारा बह रही है, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है करंट तो कुछ ये राइट की तरफ मुड़ जाएगा, अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसे बनाते हैं स्केल। ये स्केल हमारे कुछ इस तरह से होता है। गैल्वेनोमीटर को हम इस तरह से दिखाते हैं, है ना। और ये हमारा स्केल जो होता है वो कुछ इस तरह से, जीरो हम जो लेते हैं इसका वो बीच में लेते हैं। बीच में हमारे पास जीरो होता है, और जो सुई होती है, जो कांटा होता है इसका, वो जीरो पे रहता है। अगर लेफ्ट में करंट आता है तो ये लेफ्ट की तरफ घूम जाता है, अगर राइट में करंट आता है तो ये राइट की तरफ घूम जाता है, और बता देता है कि हमें इसके अंदर करंट आ रहा है, बहुत ज्यादा करंट है या बहुत कम करंट है, जिसको बताया तो। और ये बहुत संवेदनशील होता है, ठीक है। संवेदनशील का मतलब क्या हुआ, संवेदनशील का मतलब हुआ कि ये बहुत ज्यादा कम करंट भी अगर हो, ठीक है, बहुत कम करंट भी हो तो भी उसको भी माप सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम करंट को भी माप सकता है, बहुत कम धारा को भी माप सकता है, धारा को भी माप सकता है, मतलब बता सकता है कि बहुत कम धारा भी अगर आपने दी है ना किसी सर्किट में तो ये बता देगा कि धारा है या नहीं। तो बहुत कम धारा को भी माप सकता है, मापन कर सकता है इसका, ठीक है। ये हमारे पास कुछ 3 बिंदु हैं इसके, जो कि बहुत जरूरी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला क्या, ये तो धारा है या नहीं ये बताता है, धारा की दिशा क्या है। और दूसरा ये बताता है कि धारा जो है, धारा जो करंट है, करंट के लिए बहुत संवेदनशील है, और बहुत छोटा सा करंट भी अगर इसके अंदर होगा तो वो उस करंट को भी माप लेगा। मतलब मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट भी अगर इसके अंदर जाए तो ये उस करंट को भी बता सकता है कि हाँ इसके अंदर करंट आया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमारे पास होंगी, है ना। अच्छा, हम धीरे धीरे समझते हैं। गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है, ये कैसे बना होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है, कैसे बनाते हैं हम इसको, है ना, और कैसे काम करता है, थोड़ा समझते हैं हम इसको। और इसके अंदर घुस जाते हैं हम गैल्वेनोमीटर के। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर घुसते हैं हम। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, गैल्वेनोमीटर हम जो बोलते हैं तो इसको हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। अभी आप सिर्फ गैल्वेनोमीटर याद रखो। मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों बोल रहा हूं आपको, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल होती है जो कि घूम सकती है, सिर्फ इसलिए इसका नाम एमसीजी या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम बोलते हैं। तो कैसे बनाते हैं हम इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर 2 मैग्नेट हैं, 2 चुंबक हैं, और 2 चुंबकों के बीच में एक ये कॉइल हमने लगा रखा है, ठीक है। ये कुंडली हमने लगा रखी है इधर इसके बीच में, और ये कुछ 2 मैग्नेट है यहां पर इस तरफ। ये परमानेंट मैग्नेट है। कौन सी मैग्नेट होती है, परमानेंट, जो आपके पास चुंबक होती है जो स्पीकर वगैरह में से निकलती है, वैसी ये चुंबक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और यहां पर ये
लूप बनते हैं यहाँ पर, मतलब कॉइल आप समझते हो कैसे जा रहा होगा, यहाँ से आप तार गया होगा, तार इसके ऊपर ऐसे 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 इस पे पूरे पे घूम रहा होगा, ठीक है, पूरे पे घूमते 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 और नीचे से यहाँ से निकल गया होगा, ठीक है। चलो ये बात हमें समझ में आती है। करंट इसमें से धारा जाएगी आई और इसमें से धारा इधर से आई निकल जाएगी, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब ये क्या करेगा, अब क्या होगा, ये तो हमने बना दिया, इसके अंदर होगा क्या, अब क्या चर्चा करनी चाहिए हमें। अच्छा, अब होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि यहां पर जो है हम यहां पर एक सुई लगा देते हैं, ठीक है, यहां पर एक कांटा लगा देते हैं हम, इस प्रकार से यहां कांटा लगा देते हैं, वो कांटा जो होता है वो घूमता है, ठीक है, कांटा जो होता है वो घूमता है और घूमकर यहां पर हम लगा देते हैं इसका स्केल, ठीक है। अब यहां पे हमने स्केल लगा दिया इधर 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 इधर, ठीक है, सामने वाला पॉइंट हमने जीरो कर दिया। अब जैसे ही करंट इसके अंदर आएगा, अगर सीधे हाथ में करंट आ रहा है, अगर राइट वर्ड करंट आ रहा है तो ये इधर घूम जाएगा, लेफ्ट वर्ड करंट आ रहा है तो इधर ये घूम जाएगा, ठीक है। आपने यहां पर ऐसे बना दिया है ताकि आप बता पाओ कि करंट किस तरफ आ रहा है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है ये भी अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है कि किस प्रकार से हमने इसको काम करने के लिए बोला है, तो ये काम कैसे करेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने इस गैल्वेनोमीटर पे या इस कॉइल पे हम लोग क्या करते हैं, इस कॉइल को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, इस स्प्रिंग से इसको बांध देते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंग से हम इसको बांध देते हैं। अब ये स्प्रिंग का काम क्या है, अब आप इसको सोचो कि ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है, तो जब स्प्रिंग से आपने इसको स्प्रिंग से बांध दिया है तो स्प्रिंग इसको रोकने का प्रयास करेगी, वो रोकने का प्रयास करेगी और इसको दूसरी डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश करेगी, जिस दिशा में ये घूम रहा है इसको दूसरी दिशा में घुमाने का कोशिश करेगी, ठीक है। अगर इसको दूसरी दिशा में घुमाने का कोशिश करेगी तो एक कंडीशन ऐसी आ जानी चाहिए जहां पर इसका जो टॉर्क है, जो इसका टॉर्क है, जो इस कॉइल की वजह से टॉर्क आ रहा है वो, और जो इस स्प्रिंग की वजह से टॉर्क आ रहा है वो दोनों बराबर होने चाहिए, जो घूर्णन बल आ रहा है वो दोनों बराबर हो जाने चाहिए। अब कॉइल की वजह से जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, कॉइल की वजह से जो टॉर्क आता है वो NIAB के बराबर होता है, ठीक है। कहां से आया, ये कहां से आया इसके ऊपर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, NIAB sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये कहां से आया इसके ऊपर अभी चर्चा हम नहीं करेंगे, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि ये कैसे आता है। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना है कि टॉर्क जो होता है वो NIAB sin थीटा के बराबर होता है, जहां पर n क्या है, n यहां पे कितने टर्न्स हैं इसके अंदर, कितने इसके अंदर लूप हैं वो बताता है, ठीक है। तो हम लोग n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बताता है, नंबर ऑफ टर्न्स बताता है, ठीक है। I क्या है, I इसके अंदर कितनी धारा है, धारा का माप बताता है, ठीक है, इतनी धारा इसके अंदर है वो बताता है। और A क्या है, A इसका क्षेत्रफल है, इस लूप का क्षेत्रफल है, ठीक है। और B क्या है, B इसका चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी है, ठीक है। तो B क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है। और इस थीटा क्या है, साइन थीटा जो हमने लिखा है वहां थीटा क्या आ रहा है, थीटा है B और A के बीच का एंगल, B और A के बीच का एंगल, B और A के बीच का कोण, B और A का कोण, ठीक है भाई। ये चीजें हमें पता है कि ये होता है NIAB sin थीटा, ये हमें पता चल गया टॉर्क कितना आता है, ठीक है। चलो ये बात पता चली हमें। अच्छा, ये अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम लोग इस प्रकार से इसको लगाते हैं कि B और A का जो B और A, मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो B हमेशा इस तरफ आएगा, B हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा, मैग्नेटिज्म आपने 10th क्लास से पढ़ा है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं नॉर्थ से साउथ में बात करते हैं, तो नॉर्थ से साउथ इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो अगर मैं लूप को इस प्रकार से लगाऊं कि B और A का जो कोण है वो हमेशा ही 90 डिग्री के बराबर आए, तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है T बराबर NIAB, जहां पे हमने थीटा फिक्स कर दिया है, कितना, थीटा को π/2 हमने फिक्स कर दिया है, जो साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, टॉर्क क्या आ जाएगा, NIAB के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें यहां से पता चल गई। अच्छा, ये चीज हमें यहां से पता चली, तो अब क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि टॉर्क जो है ये I के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना यहां से I जाएगा उतना टॉर्क होगा, जितना I जाएगा उतना टॉर्क होगा, ठीक है। और हमने जो स्प्रिंग लगाई है, यहां पर जो स्प्रिंग लगाई है उसको हम बोलते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्प्रिंग। अब ये टॉर्शनल स्प्रिंग का मतलब क्या है, इस टॉर्शनल स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में टावल होते हैं, टावल को आप घुमाते जाते हो, ठीक है। तो वो जो घूम रहा है तो उसके अंदर क्या आ रहा है, टॉर्शन आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्शन आ रहा है। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वापस अपने अनरोल होने लगता है, वापस घूमने लगता है उल्टी दिशा में, ठीक है। तो ये जो उसके अंदर जो घुमाव आ रहा है उसको हम टॉर्शन बोलते हैं, और ऐसी स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्प्रिंग हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने स्प्रिंग लगाई है कौन सी स्प्रिंग है, टॉर्शनल स्प्रिंग है। इसके अंदर आ
आता है क्या, टॉर्क, जो कि घुमाव पैदा करता है ना। अब जैसे ये घूम रहा है, जैसे ये कॉइल घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, उस वजह से इस स्प्रिंग के अंदर क्या आ रहा है, उसकी वजह से इसके स्प्रिंग के अंदर टॉर्शन पैदा हो रहा है, टॉर्क पैदा हो रहा है। और ये टॉर्क जो है, ये जो घूर्णन बल है, ये इसको बोलते हैं हम सी थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, सी थीटा के बराबर। यहां पर सी क्या है, सी एक नियतांक है, सी एक नियतांक है। जैसे F बराबर kx लिखते थे हम, वहां पर k एक नियतांक होता था, यहां पर हमने c को भी एक नियतांक लिया है। और थीटा क्या है, थीटा वो कोण है जिससे घूम गया है स्प्रिंग, थीटा वो कोण है जिससे स्प्रिंग घूम गया है, थीटा वो कोण है, कोण जिससे स्प्रिंग घूमा है। ठीक है, ये आपको पता चल गया ये चीजें, ये हमारे पास ये चीजें हैं। अच्छा चलो, अच्छी बात है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये वाला टॉर्क NIAB जो है, ये वाला टॉर्क थीटा के बराबर हो जाएगा, ये वाला टॉर्क थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये कांटा जहां पर पहुंचा होगा, मान लो कि ये कांटा यहां पर पहुंचा था, ठीक है, यहां पर कांटा पहुंचा था, इस स्थिति में आकर इस कांटे का जो टॉर्क है, मतलब जो स्प्रिंग का टॉर्क है और जो एक कॉइल का टॉर्क है, वो बराबर हो गया। अब क्या होगा भाई, अब इसके ऊपर टॉर्क हो गया शून्य, कुल टॉर्क जो हो गया वो कितना हो गया, शून्य। इस कांटे के ऊपर, कांटे की बात करते हैं, इस कांटे के ऊपर कुल टॉर्क कितना हो गया, शून्य हो गया। तो शून्य की स्थिति में क्या होगा, ये ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। अब ये सिर्फ इसी कंडीशन में यहीं पर रुक गया है, यहीं पर रुक गया है। तो हम कह सकते हैं कि कितना, मान लो फाई एंगल अगर ये घूम गया है तो इस फाई एंगल पर ही ये रुका रह जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इसकी रीडिंग कितनी आने वाली है, कितना ज्यादा आया, कितना कम आया, इधर आया, इधर आया, जिधर आया, वो सब हमें चीजें पता चलेगी। और हम यही तो चाहते थे, जो हमारा मापन यंत्र है उससे हम यही चाहते हैं कि हम रीडिंग नोट कर लें, हमें रीडिंग पता चल जाए। तो ये रीडिंग क्या होगी, ये रीडिंग होगी जितना एंगल घूमी स्प्रिंग उसके अनुसार हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि टॉर्क किसके किसके समानुपाती है, थीटा के समानुपाती है, यहां से कह सकते हैं। और टॉर्क किसके समानुपाती आया था, आई के समानुपाती आया था उधर से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितना आई होगा उतना थीटा आएगा। आई जो है वो थीटा के समानुपाती हमें यहां से मिल जाएगा। जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा। तो यहां से हमें एक चीज ये मिल गई जो कि बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो हमने छोटा छोटा एक मोटा मोटा समझ लिया है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो किस प्रकार से काम करता है, कैसे उसके अंदर टॉर्शनल स्प्रिंग लगाई जाती है और ये टॉर्शनल स्प्रिंग घूमती है। एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये टॉर्शनल स्प्रिंग और जो हमारी लूप है, जो हमारी कुंडली है, उन दोनों का टॉर्क बराबर हो जाता है। जैसे ही उन दोनों का टॉर्क बराबर होता है वैसे ही हमारे पास रीडिंग आ जाती है गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है कि इन दोनों में इसके अंदर कोई करंट नहीं है, अगर इसके अंदर कोई करंट नहीं है तो आप सोच सकते हो कि स्प्रिंग के अंदर कोई भी टॉर्क नहीं होगा, स्प्रिंग अपने आप अपनी प्राकृतिक स्थिति में होगी। ठीक है, और ये जो इसके अंदर करंट नहीं है तो इसके अंदर भी कोई टॉर्क नहीं होगा, तो टॉर्क जीरो होगा। तो आप देख सकते हो कि जो रीडिंग आएगी बिल्कुल जीरो आएगी। अगर करंट जीरो हो जाए तो इसके अंदर रीडिंग जो होगी वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, जो हम गैल्वेनोमीटर बोलते थे व्हीटस्टोन सेतु में। व्हीटस्टोन सेतु में जब लगाते थे तो हम बोलते थे कि इसके अंदर कोई रीडिंग नहीं है, गैल्वेनोमीटर जीरो शो करेगा, जीरो दिखाएगा। तो उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई करंट नहीं होता है। अगर कोई करंट उसके अंदर नहीं है तो आप कह सकते हो कि करंट यहां से जो जा रहा था वो जीरो है, इसकी वजह से इसमें जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा, उसकी वजह से इसमें भी जो टॉर्क आएगा जीरो आएगा। अगर इसमें टॉर्क जीरो है तो कोई एंगल नहीं घूमेगा, कोई एंगल नहीं घूमेगा, तो हमें रीडिंग जीरो ही दिखाई देगी। तो ये हमने बात करी किसकी, हमने भी चर्चा करी गैल्वेनोमीटर की। हम ये भी आगे चलाते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ी देर में। इसको हटा देते हैं और आगे लेके चलते हैं चीज़ों को हम। ये आप नोट कर लें और जो जो मैंने समझाया उसको लिखते भी जाएं अपने आप, खुद से लिखोगे ज़्यादा समझ पाओगे। चलिए, हम कैसे दिखाते हैं गैल्वेनोमीटर को, सिंबल कैसे होता है, वैसे आप जानते हो हमने व्हीटस्टोन सेतु में लगाया था। हमने क्या किया था, हमने एक गोला बनाया था, उसके अंदर जी लिख दिया था, उसके अंदर हमने क्या लिख दिया था, जी लिख दिया था। तो इस प्रकार से हम इस सिंबल से गैल्वेनोमीटर को दिखाते हैं। तो ये तो दिखाने का तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा, और जी क्या होता है, जी होता है इस गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये वाला जी कुछ भी मान लो आप। ठीक है, इस तरह दिखाते हैं सिंबल को। और हम जी का जो प्रतिरोध होता है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है, उसको किससे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध हम इसको जी से दिखा देते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे पास पता चल गया। और क्या होता है, और क्या होता है, आई जी क्या होता है, आई जी होता है इसके अंदर की धारा। इसकी धारा में अधिकतम कितनी धारा हो सकती है इसके अंदर, आईजी का मान, आईजी, उसको हम आईजी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आईजी से दिखाते हैं, जो कि अधिकतम धारा इसके अंदर जा सकती है। ठीक है, ये हमें पता चल गया भाई, ये चीज़ें हमें पता चल गई। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम समझना चाहते हैं कि एमीटर क्या होता है या एम मापी क्या क्या होता है। ठीक है, तो एम मापी हम क्या कह सकते हैं, एमीटर या धारा मापी। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है,
अच्छा, गैल्वेनोमीटर भी तो वही काम कर रहा था, हमें बता रहा था कि धारा है नहीं है, लेकिन गैल्वेनोमीटर हमें ये नहीं बता पा रहा था कि धारा कितनी है। अगर बता भी रहा था तो इसकी जो रेंज है, मतलब जो अधिकतम मान ये बता सकता है, वो बहुत कम होता है, तो उससे हमारा काम नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत संवेदनशील होता है ये, धारा का अधिकतम मान जो हो सकता है इसके अंदर मिली एम्पियर के रूप में होता है। और अगर मुझे एम्पियर में मापना हो, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर के आसपास, 20 एम्पियर तक मुझे मापना हो, तो मैं किस प्रकार से उसको मापूंगा? उसके लिए मेरे पास गैल्वेनोमीटर से काम नहीं होगा, और गैल्वेनोमीटर से काम नहीं होगा तो मुझे एमीटर लगाना पड़ेगा, मुझे एमीटर की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं चाहूं, अगर मुझे मिली एम्पियर में नापना है, तो मैं गैल्वेनोमीटर से भी एमीटर बना सकता हूं। किस प्रकार से? मैं सिर्फ स्केल का ग्रेजुएशन या स्केल को इस तरह सेट कर दूं, इस तरह सेट कर दूं कि 0 यहां से स्टार्ट हो, ठीक है, और मान लो 2 मिली एम्पियर तक ही नाप सकता है, 2 मिली एम्पियर यहां पर मेरा आ गया है, तो 0.5 मैंने बोल दिया इसको, 0.25 बोल दिया, या 0.5 इसको यहां बोल दिया, ठीक है। 1 मिली एम्पियर यहां आ गया, ठीक है, 1.25 यहां आ गया, 1.5 यहां आ गया, ठीक है, और 1.75 यहां आ गया। इस प्रकार से ये माप के मुझे बताएगा। 2 मिली एम्पियर मैंने बना दिया, गैल्वेनोमीटर को ही मैंने इसकी जो स्केलिंग है वो इस प्रकार से कर दी, इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया कि यहां से कांटा जो है वो 0 पर रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे इसके अंदर करंट आता जाएगा वैसे वैसे कांटा हिलता जाएगा और वो इधर जाता जाएगा। अगर करंट आ रहा है तो वो बताता जाएगा कितना करंट आया। ये हम कर सकते हैं, बहुत आसान चीज है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ज्यादा करंट मापना हो, मेरे पास करंट इतना चाहिए, जैसे 10 एम्पियर तक का मुझे एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं, मैं कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहा हूं इसके अंदर 10, मुझे पता है कि 10 एम्पियर करंट आ जाएगा, इसके अंदर 10 एम्पियर करंट आता है, तो मेरे पास 2 एम्पियर से तो काम नहीं चलने वाला, 2 मिली एम्पियर से काम नहीं चलने वाला। इसका आईजी कितना है? इसका आईजी 2 मिली एम्पियर है, जो कि अधिकतम करंट इसके अंदर जा सकता है, अधिकतम ये माप सकता है, वो आईजी के बराबर है। तो ये तो काम नहीं करने वाला 10 एम्पियर नापने के लिए। 10 एम्पियर नापने के लिए मुझे कोई दूसरा यंत्र चाहिए होगा, ठीक है, होगा वो अमीटर ही, लेकिन उसको बनाएंगे कैसे? उसको बनाएंगे कैसे? तो हम उसको बनाएंगे किससे? गैल्वेनोमीटर से। आपके कोर्स में जो है वो ये है, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर से अमीटर, ठीक है, या एम मापी बनाना, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम गैल्वेनोमीटर से एम मापी? कैसे बनाएंगे गैल्वेनोमापी से एम मापी? हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब बना तो हमने दिया, ये वाला जो बनाया ये भी हमने गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाया, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम है, इसका जो अधिकतम मान ये ले सकता है बहुत कम, जो माप सकता है बहुत कम है। तो हमें बनाना है कि गैल्वेनोमीटर से हम ज्यादा रेंज वाला, अधिक रेंज वाला एम मापी कैसे बनाएं। एक्चुअली टॉपिक ये होना चाहिए, अधिक रेंज वाला एम्प मापी कैसे बनाया जाए, ये आपका टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक आपको दिया जाता है गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाए और ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन असलियत में हम क्या सीखना चाह रहे हैं उसके अंदर, गैल्वेनोमीटर से अधिक रेंज वाला एमीटर कैसे बनाया जाए, एम मापी कैसे बनाया जाए, ठीक है। इसको हम सीख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखो भाई, हम इसको बना देते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के हम क्या करते हैं, बिल्कुल लॉजिक के साथ में इसको समझाता हूं आपको कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं? लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे भाई? देखो, ये मान लो कि हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है, और मैंने इसके पैरेलल में, इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया है जिसको मैंने बोला है एस। जिसको क्या बोला है मैंने? एस। एस क्यों बोला है? क्योंकि मैं इसको बोलना चाहता हूं शंट, इसका नाम देना चाहता हूं शंट, ठीक है। इसको मैं क्या बोलना चाहता हूं? शंट। शंट बोलते हैं, अब शंट नाम है उसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शंट बोल दिया हमने उसको। और ये है जी, और ये है जी, ठीक है। चलो, ये मुझे पता चल गया। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया, ये देखो हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिया है, यहां से मान लो कि करंट आ रहा है आई, बड़ा आई, ठीक है, और बड़े आई का मान जो है वो कुछ 4 एम्पियर, 5 एम्पियर के बराबर, 5 एम्पियर ले लेते हैं, 5 एम्पियर के बराबर है। और ये गैल्वेनोमीटर जो है वो सिर्फ 2 मिली एम्पियर माप सकता है, ये सिर्फ 2 मिली एम्पियर तक ले सकता है वैल्यू को, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हमने शंट लिया एक जिसका मान बहुत कम है, बहुत कम है। तो क्या होगा कि इसमें, इस आई में से आईजी वाला मान तो इधर आ जाएगा, जो ये अधिकतम मान ले सकता है वो तो ले लेगा, वो तो अपने पास ले लेगा, लेकिन आई माइनस आई जी वाला मान यहां पर रह जाएगा, आई माइनस आई जी वाला मान यहां पर रह जाएगा, ठीक है, वो इधर चला जाएगा। वो इधर क्यों चला जाएगा? इस शंट का वैल्यू उतना कम है कि अधिक से अधिक करंट इधर आने का प्रयास करेगा और कम से कम करंट इधर जाने का प्रयास करेगा। तो इधर कम से कम करंट जा रहा है, मतलब वैसे ही कम ले सकता है, तो जितना ले सकता है इसने ले लिया और बाकी करंट इसमें जाने दिया,
ठीक है, बाकी करंट इसमें जाना दिया। अब हमें इससे क्या फायदा हुआ, हमें इससे क्या फायदा हुआ वो हम देख लेते हैं। अब आप देखो कि विभवांतर की अगर मैं बात करता हूं तो इस S पे जो विभवांतर है और इस G पे जो विभवांतर है वो बराबर है। ठीक है, आप देखो ये समांतर क्रम में लगे हैं तो विभवांतर इस पे और विभवांतर इस पे बराबर आएगा। मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच में विभवांतर यहां से ऐसे ले लूं कि ये V विभवांतर है, तो V विभवांतर को दोनों के लिए बराबर कर सकता हूं। तो V का मान ऊपर से कितना आएगा, I माइनस IG इंटू S, I माइनस IG इंटू S। ठीक है, बराबर नीचे देखो तो IG और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना लिया था हमने, G, IG इंटू G। ठीक है, यहां से देख सकते हैं हम क्या होगा, यहां से हमारे पास I का मान निकालना चाहें अगर हम तो कितना आ जाएगा, I का मान आ जाएगा IG इंटू G प्लस S। ठीक है, I का मान आ गया IG इंटू G प्लस S। ठीक है, और ये IG जो होता है ये किसके समानुपाती होता है, ये IG होता है थीटा के समानुपाती। ठीक है, ये IG वही G है, ये IG वही I है जो कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रहा था। ठीक है, अगर ये IG थीटा के समानुपाती है और ये I जो है ये IG के समानुपाती है तो हम बोल सकते हैं कि तीनों आपस में समानुपाती होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम सीधे सीधा क्या बोल पाएंगे कि जो करंट हमारा बाहर आ रहा है, बड़ा करंट जो आ रहा है वो भी थीटा के समानुपाती हो जाएगा, वो भी थीटा के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, काम सिर्फ मुझे इतना करना है कि मुझे ऐसा मीटर बनाना है, ऐसे मीटर को सेट करना है, ऐसा उसको कहते हैं ग्रेजुएशन, ऐसे उसको ग्रेजुएशन करना है, ऐसे हमें मीटर की रीडिंग बनानी है जो हम उसके बाद लिखते हैं, उसको ऐसे लिखना है कि वो उस आई के अनुसार आए। थीटा जो है वो IG से प्रोपोर्शनल है, वो ठीक है, लेकिन हमें यह भी पता है थीटा जो है वो I के भी समानुपाती है। तो थीटा और I को इस रिलेशन को यूज करके, इस संबंध को यूज करके हम उसके मार्किंग करेंगे, हम उसके मार्किंग इसको यूज करके करेंगे। तो हम मार्किंग क्या कर देते हैं, हम मार्किंग इस प्रकार कर देते हैं कि ये 0 एम्पीयर से शुरू होगा, फिर 1 एम्पीयर दिखा रहा है, फिर 2 एम्पीयर दिखा रहा है, फिर 3 एम्पीयर दिखा रहा है। इस प्रकार से ये आगे जितना भी हमें जाना चाहिए वो वहां तक दिखा देता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये प्रूव कर दिया कि ये जो करंट है ये मेन करंट जो आ रहा है उसके समानुपाती है। ये जो करंट है इसके मेन करंट समानुपाती। अब देखोगे G नियतांक है, S भी नियतांक है, S हम लगा रहे हैं तो S भी नियत रहेगा और G इसका जो गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध है वो भी नियत ही रहेगा। आप देखोगे आप IG जो है वो इस I के समानुपाती है और IG जो है थीटा के समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं I जो है वो थीटा के समानुपाती है, जो कि हमने वहां पर लिख रखा है। ठीक है, हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल किया, इसको हम लिख दिया कि I जो है वो K थीटा के बराबर है। ठीक है, हमने इस वाले रिलेशन का इस्तेमाल करके थीटा का जो भी मान आता गया उसका हमने K से इसको गुणा करते गए, K निकाल लिया हमने एक्सपेरिमेंट से, K को गुणा करते गए और हमने रीडिंग बनाते गए। तो हम आसानी से एक कम रेंज वाले गैल्वेनोमीटर से एक ज्यादा रेंज वाला मीटर बना सकते हैं, एक एमीटर बना सकते हैं, एम मापी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आई किस प्रकार से हम बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं कम रेंज वाले गैल्वेनोमीटर से एक ज्यादा रेंज वाला अमीटर। ठीक है, इसको हम टॉपिक जो हमारे पास लिखा हुआ आता है वो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना के बताओ, गैलन मापी से एल मापी बना के बताओ। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, पूछ यही रहा है, यही चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। फिर चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। क्या पूछा जाता है आपसे पूछा गया है कि एक 2 ओम 2 मिली एम्पियर का आपके पास गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है आपके पास, उसको आपको एक एम्पियर के धारा मापी में बदलना है। ठीक है, क्या बदलना है आपको दिया है, आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है इस प्रकार से G। ठीक है, इसकी जो आपको रेटिंग दी है वो कितना है, 2 ओम, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है और इसका जो IG है जो मैक्सिमम करंट ले सकता है वो 2 मिली एम्पियर के बराबर है। ठीक है, और आपको इसको एक एमीटर को हम कैसे दिखाते हैं, गोले के अंदर क्या लिख देते हैं A। ठीक है, ये सब चीजें बहुत बेसिक हैं, आपको पता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर के करंट को हम इसमें बनाना चाहते हैं, इसको हम एक एम्पियर का बना दे। तो कैसे बनाएं, क्या करें इसके अंदर, हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर में शंट जोड़ दो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप इसको शंट जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ देते हैं हम इसके अंदर शंट। यहां से हमने एक शंट लगा दिया है। तो ये गैल्वेनोमीटर कितना है, 2 ओम और 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ IG का मान कितना दिया है, IG का मान दिया है 2 मिली एम्पियर, ये हमें पता है ना। और यहां से शंट का मान हमें पता करना है, शंट का मान कितना होगा ये बनाने के लिए। और टोटल जो करंट आ रहा है इसके अंदर कितना आ रहा है, 1 एम्पियर का आ रहा है। ठीक है, या बोल देते हैं हम इसके अंदर, चलो 1 एम्पियर बोल देते हैं, 1 एम्पियर का हमें बनाना, तो 1 एम्पियर टोटल करंट इसके अंदर आ रहा है। ठीक है भाई, यहां से I आ रहा है, यहां से I माइनस IG हम इसको बोल दें, तो 1 माइनस IG। ठीक है, अगर यहां से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, IG इधर चला जाएगा तो उधर कितना बचेगा, 1 एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 × 10⁻³ -3 मिली एम्पियर।
ठीक है, हम लिखते हैं विभवांतर बराबर करते हैं दोनों का, तो 1 माइनस 2 इंटू 10 की घात माइनस 3 इंटू एस किसके बराबर होगा, 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10 की घात माइनस 3 इंटू 2 ओम। ठीक है, इसके बराबर आएगा। अब देखो ये मान जो है बहुत कम है, ये बहुत कम है मान। ठीक है, अगर ये बहुत कम है मान तो इसको एक के रिस्पेक्ट में, अगर एक के अनुसार देखूं तो ये बहुत छोटा है, तो एक में से बहुत छोटा माइनस करूंगा तो वो एक के बराबर लगभग आ जाएगा। तो 1 इंटू एस किसके बराबर आ गया, 4 इंटू 10 की घात माइनस 3 ओम के बराबर आ गया। ठीक है, 4 इंटू 10 की घात माइनस 3 ओम के, तो एस का मान कितना आ गया, 4 इंटू 10 की घात माइनस 3। इतना हमें लगाना पड़ेगा शंट, तब जाके हमारा 1 एम्पियर का ये बनेगा, 1 एम्पियर का एमीटर बन पाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें 10 एम्पियर का बनाना चाहते हैं कि हम 10 एम्पियर का एक एमीटर बना लें। 10 एम्पियर का एमीटर बनाने का क्या तरीका है, 10 एम्पियर का एमीटर बनाने का क्या तरीका है उसको हम देखते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास मान था आई का, यहां पर 10 आ जाएगा, तो 10 माइनस 2 इंटू 10 की घात माइनस 3 इंटू एस इक्वल टू 2 इंटू 10 की घात माइनस 3, ये इसका IG और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना 2। तो ये तो हटा दो, 10 में से इतना कम करोगे तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला उसको। तो 10 इंटू एस बराबर 4 इंटू 10 की घात माइनस 3। ठीक है, और एस का मान कितना आ गया, 4 इंटू 10 की घात माइनस 4 ओम, 4 इंटू 10 की घात माइनस 4 ओम। ठीक है, अच्छा यहां से प्रूव क्या किया हमने, देखा क्या यहां से हम क्या समझे, यहां से हम समझना ये चाह रहे थे कि एस का मान देखो, अगर एस का मान आपने 1 एम्पियर का बनाना है तो 4 इंटू 10 की घात माइनस 4 ओम आया। अगर 10 एम्पियर बना रहा है तो इसका मान जो आया 4 इंटू 10 की घात माइनस 4 ओम आया। मतलब जितने ज्यादा का आपको निकालना, जितने ज्यादा रेंज का आपको एमीटर चाहिए, जितनी ज्यादा आपको वैल्यू मापनी है, उतना ही कम प्रतिरोध आपको लगाना पड़ेगा, उतना ही कम प्रतिरोध आपको लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा उतना कम एस का मान शंट में लगाना पड़ेगा, जो शंट जो प्रतिरोध लगा रहे हैं वो आपको उतना ही कम लगाना पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं आइडियल एमीटर। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आइडियल एमीटर होता है। आइडियल एमीटर का मतलब यह होगा कि उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बिल्कुल शून्य के आंतरिक प्रतिरोध सॉरी शंट जो उसका है, शंट जो है वो शून्य के बराबर होगा। शंट बिल्कुल हम कम करते जाएंगे, उसका जो शंट होगा वो शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को हम लेकर चल रहे हैं, उसको वैसे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। इस प्रकार से हमने क्या बनाया, इस प्रकार से हमने एक आइडियल एक गैल्वेनोमीटर से हमने एक हाई रेंज वाला मीटर बना दिया। अब तीसरा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है, तीसरा जो हमारे पास मापन यंत्र है वो क्या है, वो है वोल्ट मीटर या विभवांतर मापी। ठीक है, विभवांतर मापी क्या होता है, उसमें हमें क्या आना चाहिए वो हम चीजें सीखते हैं। ठीक है, उसको मैं हटा देता हूं। अगला जो यंत्र है वो है हमारे पास विभवांतर मापी या वोल्ट मीटर। क्या नापता है ये, जैसे नाम बता रहा है इसका कि विभवांतर को मापेगा। ठीक है, विभवांतर मापी इसको हम बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वोल्ट मीटर। ये बताएगा आपको कि सर्किट के अंदर कितना विभवांतर है। किसी भी के बोलना है कि हमें बताना है कि आप यहाँ इन 2 पॉइंट के बीच में विभवांतर बता दिए, तो आप क्या करना है, आपको उन 2 पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देना है। जैसे कि क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई परिपथ इस प्रकार से है मेरे पास। ठीक है, ये ऐसे 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 है ना, और सिंपल सा एक सर्किट बना देते हैं हम। ये एक बैटरी से कनेक्टेड है यहाँ पर, और मुझे पता है कि R1 है, ये R2 है। आपको बताना है कि R1 और R2 दोनों के ही अक्रॉस, दोनों पे ही कितना कितना विभवांतर आने वाला है। तो 1 वोल्ट मीटर यहां लगा दो। ठीक है, कैसे दिखाओगे इसको, आप V से दिखा दोगे, और 1 वोल्ट मीटर यहां लगा दो, इसको भी आप कैसे दिखाओगे, V से दिखाओगे। ठीक है, ऐसे आप इसको दिखा दोगे। दोनों वोल्ट मीटर आपने लगा दिए, तो वोल्ट मीटर आपको क्या बता देगा कि यहां पर कितना विभवांतर आने वाला है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं हम, इसको लगाते हैं हम पैरेलल में, समांतर में। ठीक है, वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं। समांतर में क्यों लगाते हैं हम वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को हम समांतर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर किसके अक्रॉस, किसके मध्य, खुद के मध्य। ठीक है, किसके मध्य, खुद के मध्य। तो हम कह सकते हैं एक पॉइंट जो हमें याद रखने वाला है वो क्या है, वोल्ट मीटर या विभवांतर मापी अपने खुद के मध्य, V अपने खुद के मध्य विभव मापता है या विभवांतर मापता है। ठीक है, इसको ऐसे गोले बंद करो तो वोल्ट मीटर आ जाएगा, विभवांतर मापता है।
ठीक है, और हमें बताता क्या है, हमें बताता है कि जहां हमने लगाया है वहां पर क्या रीडिंग आ रही है, जहां हमने लगाया है वहां पर क्या रीडिंग आ रही है। क्यों बता पा रहा है, ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पर जो विभव होगा इसके खुद के जो मध्य होगा वही इस R2 के मध्य होगा, इस वाले खुद के मध्य जो होगा वही R1 के मध्य विभवांतर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वोल्टमीटर को समझते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें समझ में क्या आना चाहिए, पढ़ने के लिए हमारे पास क्या चीज है इसमें, हमारे पास ये चीज है कि हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से, जो हमारा गैल्वेनोमीटर था उससे हम एक वोल्टमीटर बनाएं, उससे हम एक वोल्टमीटर बनाएं। क्या हम बना पाएंगे गैल्वेनोमीटर से एक वोल्टमीटर? देख लो, हम गैल्वेनोमीटर से क्या वोल्टमीटर बना सकते हैं। हमें क्या बनाना है, गैल्वेनोमीटर से एक विभवांतर मापी बनाना है। तो बना देते हैं, हम गैल्वेनोमीटर से विभवांतर मापी बना देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम कैसे करेंगे, हम भाई क्या करें। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है भैया। ठीक है, इसको हमने ऐसे दिखा दिया है जी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और हम ये बोल देते हैं कि हमने यहाँ पर हमें इसका विभव नापना है, तो हम इसका विभव बोल सकते हैं कि इसका विभव कितना होगा। यहाँ पर बोलते हैं कि करंट कितना जा रहा है, इसके अंदर I करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ विभव कितना आ जाएगा, V कितना आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा IG के, V बराबर कितना आ जाएगा, IG के। ठीक है, और आप जानते हो कि ये I कितना है, ये I कितना है, ये किसके समानुपाती है, ये I जो है ये थीटा के समानुपाती हमारे पास आया था, जो हमने पहले सीखा है। अगर थीटा के समानुपाती आया और यहां से आप देख सकते हो कि v किसके समानुपाती है, I के समानुपाती है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि v जो है वो थीटा के समानुपाती है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे v बढ़ेगा, या जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा थीटा बढ़ेगा। और थीटा को हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक आसान चीज है, वो मेजर करना हमारे लिए एक आसान चीज है। वो एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको हम थीटा जिसको हम देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब वोल्टेज को देखना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। करंट, आपने कभी करंट देखा है, करंट वोल्टेज देखा है, लेकिन हम इसको महसूस करते हैं। लेकिन थीटा को हम देख सकते हैं, थीटा को अगर हम देख सकते हैं, थीटा हम माप लेंगे, उससे हिसाब से बता देगा कि वोल्टेज कितना है उसके अंदर, वो वोल्टेज हमें बता देगा। बेसिकली माप क्या रहा है, वो थीटा को माप रहा है, लेकिन दिखा क्या रहा है, हमें रीडिंग किसकी बता रहा है, हमें वोल्टेज की रीडिंग बता रहा है। तो सीधी सीधे हमें यहां से पता चलेगा कि V जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल आने वाला है। तो गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या इसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर की तरह इस्तेमाल करें? अगर मान लूं कि इसके अंदर इसका अधिकतम जो करंट है वो जा सकता है, तो इसका जो V आएगा वो कितना आ जाएगा, VG जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, IG इंटू G के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान बहुत कम होगा, है ना, बहुत कम होगा ये मान, क्योंकि IG का मान बहुत कम है, मिली एम्पेयर के रूप में होता है। अगर मिली एम्पेयर के रूप में इसका मान है तो V का मान अपने आप ही कम आने वाला है। अगर V का मान कम आने वाला है तो हमारा काम नहीं होगा जबकि हमें ज्यादा वोल्टेज को मापना हो, यानी कि हमें मान लीजिए कि 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर तक मापना हो। ठीक है, तो तब हमारा काम नहीं हो पाएगा। 100 वोल्ट में मापना है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। हमें एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें ज्यादा करंट या ज्यादा वोल्टेज भी हम माप सकें। तो ज्यादा वोल्टेज मापने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? ज्यादा वोल्टेज मापने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हमने जो गैल्वेनोमीटर लेना है उसमें सीरीज में, उसके श्रेणी में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक प्रतिरोध को लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको प्रतिरोध को हमने लगा दिया है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे S। फिर से हम इसको S बोल देंगे। ठीक है, करंट कितना जा रहा है इसके अंदर से, करंट जा रहा है इसके अंदर से, मान लेते हैं I। इसके अंदर कितना करंट गया, I करंट इसके अंदर गया है। तो इसका जो वोल्टेज बोलूंगा वो कितना हो जाएगा, अब I इंटू G प्लस S। ठीक है, तो ये रीडिंग जो बताएगा मुझे, इसकी जो रीडिंग आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, ये V कितना है, ये वो रीडिंग है, तो इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी, I इंटू G प्लस S के बराबर आ जाएगी, I इंटू G प्लस S के बराबर आ जाएगी। जितना इसके अंदर से धारा जा रही होगी वो G प्लस S से गुणा हो जाएगा। G इसका आंतरिक प्रतिरोध है, S इसका ये वाला प्रतिरोध हमने लिया है। ठीक है, तो ये I इंटू G प्लस S के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी रेंज की बात करते हैं, इसकी अधिकतम कितना वोल्टेज माप सकता है। अधिकतम वोल्टेज के लिए हमें कितना अधिकतम करंट ले लेना चाहिए, तो अधिकतम करंट कितना होता है, गैल्वेनोमीटर का IG होता है, तो IG इंटू G प्लस S के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वो मान है, ये वो वैल्यू है, ये वो बिंदु है, ये वो मान है। ठीक है, जहां ये वो मान है जो सबसे अधिक है, जो वोल्टेज सबसे अधिक है। ठीक है, और ये कहां दिखाएगा हमें, ये अगर मैं वोल्टमीटर देखता हूं तो वोल्टमीटर का जो आखिरी बिंदु होगा वो दिखाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने वोल्टमीटर ऐसे बनाया है तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान लीजिए 10 का था तो ये 10 वोल्ट यहां पर दिखा रहा होगा, और यही इसका रेंज भी होगा। रेंज का मतलब क्या होता है, कितना अधिकतम माप सकता है, जो कम से कम कितना देगा, 0 बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना बताएगा, 10 बताएगा। तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 10 वोल्ट, या हम सिर्फ 10 वोल्ट भी बोल दें तो उसको हमें पता चल जाएगा। और ये 10 वोल्ट हमें कहां से मिलेगा, इस वाले फॉर्मूले से मिलेगा। अगर हम कहते हैं कि 10 वोल्ट का मुझे बनाना है, तो 10 वोल्ट का बनाना है, तो हम इसको रेंज के बराबर 10 वोल्ट के उसके कर देंगे।
देंगे और बीच में कोई रीडिंग हमें निकालनी है तो हम उसको जितनी धारा जा रही है उसको G+S से गुणा कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक सीरीज में लगा के, श्रेणी में लगा के हमने इसके वोल्टेज को बता दिया कि इतना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, क्यों लगाया हमने सीरीज में? हमने सीरीज में इसलिए लगाया है ताकि जो हमारा वोल्टेज है वो बढ़ जाए, वोल्टेज बढ़ जाए और हम उसको हमारे बढ़े हुए वोल्टेज को भी हम बोल सकते हैं कि आई के समानुपाती है, तो ये भी जो बड़ा वोल्टेज आए वो भी थीटा के समानुपाती होगा, तो हमारा थीटा जैसे बढ़ेगा इसके अनुसार हम इसको कैलिब्रेट कर देंगे तो हमारा रीडिंग जो आएगा वो बड़े एम्पियर, बड़े वोल्टेज का आ जाएगा। छोटा हमें नहीं मिलेगा, छोटा हमें नहीं चाहिए तो हमें नहीं मिलेगा। हमें बड़े वोल्टेज मेजर करने हैं तो हम बड़े वोल्टेज को, बड़े विभवांतर को भी इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि यहां जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे ये अधिक मात्रा में होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, हायर रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं कि हायर वैल्यू को लगाएंगे हम इसके अंदर। कौन सी वैल्यू का? ज्यादा वैल्यू का, हायर वैल्यू का हम इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, अब कितना ज्यादा होगा, क्या होगा, उसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसको और आगे लेकर चलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमें एक वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है। ठीक है, विभवांतर मापी बनाना है और वही 2 ओम ले लो, तो 2 ओम ले लो और 2 मिली एम्पियर का मेरे पास गैल्वेनोमीटर है। ये मुझे दिया हुआ और बनाना मुझे 1 वोल्ट है। ठीक है, कैसे बनाएं हम इसको? क्या रही आप कोशिश करें, कैसे करेंगे हम इसको? यहां बना लेते हैं, वो जो फिगर हमने बना रखा है उसको फिर से एक बार यहां बना लेते हैं। तो ये हमारा G है और ये हमारा, सॉरी, ये G है हमारा और ये हमारा S है। ये G है और ये S है। ठीक है, तो 1 वोल्ट हमारे पास होना चाहिए विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर हमारे पास इतना आ रहा है 1 वोल्ट। रीडिंग कितनी आनी चाहिए, इसकी रेंज कितनी आ जानी चाहिए? वो आ जानी चाहिए 1 वोल्ट। मैक्सिमम रीडिंग कितनी होनी चाहिए? 1 वोल्ट। और हमने पता है कि रीडिंग रेंज जो होती है वो IG × G+S के बराबर होती है। IG का मान कितना है? 2 मिली एम्पियर, 2 × 10⁻³ ठीक है, और G का मान क्या है? G का मान हमारा 2 ओम है और S का मान हमें पता करना है, ये 1 के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा हल करें तो यहाँ पर इसको नीचे ले आओ तो 1/2 × 10⁻³ इक्वल टू 2 + S। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 0.5 × 10⁻³ के बराबर आ जाएगा, जो कि 500 ओम के बराबर S+2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, S+2 की वैल्यू आ जाएगी। आप बोल सकते हैं कि S की वैल्यू जो होगी वो 502 ओम के बराबर होगी। ठीक है, ऐसा हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, चलो अच्छी बात। अच्छा, अगर वही हमें 10 वोल्ट का बनाना हो तो 10 वोल्ट का बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर इसी वाले जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी के अंदर रख देते हैं उसको, है ना। 10 वोल्ट का बना लेते हैं इसको हम। आओ भाई 10 वोल्ट का बनाएं। क्या लिखेंगे? 10 बराबर IG × G+S, है ना। तो 10 बराबर IG कितना है? 2 × 10⁻³ और G कितना है? 2 ओम और S कितना है? S हमें निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10/2 5, हाँ ठीक है, 5 × 10⁻³ बराबर S+2 या 2 + S। ठीक है, तो कितना हो गया? 5002 ओम। 5002 क्यों आया? माइनस होगा ना, यहाँ भी हमने गड़बड़ कर दी। तो 4998 ओम ये हमारे पास S का मान आ गया, या लगभग 5000 ओम के पास, और यहाँ पे 498 ओम यहाँ पर आया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारी रेंज बढ़ानी है वोल्टमीटर की, जैसे जैसे ज्यादा वैल्यू की तरफ हमें जाना है, वैसे वैसे S का मान बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे S का मान बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे S का मान बढ़ना चाहिए। तो S का मान बढ़ना चाहिए, तो हम बात करें अगर आइडियल वोल्टमीटर की, ऐसा वोल्टमीटर जिसका जो कि आइडियल हो, और आइडियल हो, वो आइडियल क्यों कहेंगे, कब कहेंगे हम उसको? तब कहेंगे जब उसका जो रेजिस्टेंस है, जब उसके अंदर हम रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, जो शंट जोड़ रहे हैं, उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, उसका वैल्यू कितना हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे आइडियल वोल्टमीटर या आइडियल विभवांतर मापी। कब होगा? जब इसका S का मान कितना हो जाए? इसके S का मान इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, विभवांतर मापी का कमान कितना हो गया है? इनफाइनाइट हो गया। इससे क्या समझते हैं हम? अब आगे देखते हैं क्या समझते हैं हम, वो देखते हैं। देखिए, तो इससे क्या है, जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस वोल्टमीटर का, इनफाइनाइट प्रतिरोध हो जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें क्या समझ में आया? हमने किस प्रकार से प्रतिरोध को लगाया था? किसी प्रतिपथ में हमने लगाया था, वही देख लेते हैं। हमारा जो R1 R2 हमने बनाया था वही देख लेते हैं, है ना। ये R1 और ये R2, इसको हमने बैटरी से लगा दिया था। ये बैटरी से हमने इसको इधर लगा दिया था, और ये वोल्टमीटर हमने इधर भैया लगा दिया है ना।
ये वोल्टमीटर एक ही लगा लेते हैं, इसी की बात करते हैं। अच्छा, अब मैं बोलता हूं कि ये वोल्टमीटर जो है ये आइडियल वोल्टमीटर है, मतलब आइडियल वोल्टमीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है, इनफाइनाइट है। इसका प्रतिरोध कितना है, इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट प्रतिरोध है इसका, तो जो करंट यहां से आ रहा है, मान लो आई करंट आ रहा है, तो पूरा का पूरा आई करंट इधर चला जाना चाहिए, पूरा का पूरा आई करंट इधर ही चला जाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है, पूरा जाना ही चाहिए। लेकिन असलियत में क्या होता है, असलियत में आइडियल वोल्टमीटर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, आइडियल वोल्टमीटर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो यहां पर इसमें जो करंट आएगा वो IG के बराबर हो जाएगा, और यहां जो करंट जाएगा वो I माइनस IG के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि विभवांतर जो नापा जाएगा वो किसके बराबर होगा, I माइनस IG इंटू R के बराबर। ठीक है, जो कि वोल्टमीटर अगर नहीं लगाता मैं, जो कि वोल्टमीटर नहीं लगाया जाता, तो V बराबर IR1 के बराबर आता, V बराबर IR1 के बराबर आता। ठीक है, लेकिन मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, इसलिए विभवांतर में कमी आ गई, विभवांतर कम आया। ठीक है, तो विभवांतर कम आया मतलब हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वोल्टमीटर लगाने के कारण, वोल्टमीटर लगाने के कारण विभवांतर कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे कि करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया, इसलिए कितना I माइनस IG, IG R1 से जो पहले IR1 आना चाहिए था उसमें से IG R1 का मान कम हो गया है। अब इतना मुझे मिलेगा, इतनी रीडिंग आएगी। जो रीडिंग आ रही है वो असली विभवांतर से कम है। इसको आप दूसरी तरह से क्या लिख सकते हो, रीडिंग असली विभवांतर से कम होती है, रीडिंग असली विभवांतर से थोड़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन हम अपना काम चला लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विभवांतर से क्या रीडिंग में ज्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, रीडिंग असली विभवांतर से कम होती है। चलो, ये अच्छी बात है ना, ये समझ में आई हमें बात। अच्छा, और देखते हैं, और देखते हैं। अमीटर की हमने बात की थी, तो अमीटर में क्या होगा, अगर ऐसी इस पे चर्चा की जाए, आइडियल अमीटर की बात की जाए, तो हम अमीटर को कैसे लगाते हैं सर्किट के अंदर, हम सर्किट के अंदर अमीटर को कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। यहां हम मीटर लगाते हैं और यहां हम इसको परिपथ में लगाते हैं। मान लें इस R1 के अक्रॉस मैंने अब अमीटर लगा दिया है। ठीक है, और ये बैटरी ऐसे ही लगा रहने दो, सिर्फ R1 ही लगा दो। ठीक है, ये इधर आपके पास इधर I करंट गया है, ये I करंट इधर गया है, तो I करंट इधर जा रहा है मीटर के अंदर, और I करंट इधर निकल जा रहा है। ठीक है, I मुझे मेजर करना है। तो अब अमीटर के अंदर चले, तो अमीटर के अंदर तो कुछ ऐसा कि कुछ ऐसी कहानी थी, ये G इधर था, ऊपर शंट लगा हुआ था, और ऊपर शंट लगा हुआ था ऐसे, है ना, ये G इधर था और शंट इधर लगा हुआ था। तो G यहां पर रहेगा और I इधर से निकल जाएगा, और I इधर से निकल I माइनस IG इधर से निकल जाएगा, I माइनस IG इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो जो करंट चला गया है ऊपर, जो ऊपर करंट चला गया है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है, जो कुल करंट जो होना चाहिए था वो I होना चाहिए था। अब I जो करंट तो नहीं है, अब कितना है, I माइनस IG करंट है। तो कितना मेजर होगा करंट, I माइनस IG करंट को मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो रीडिंग आएगी, रीडिंग से करंट ज्यादा होता है, रीडिंग कम आएगी। एमीटर में रीडिंग जो होती है वो असली करंट जो होता है उससे कम आती है, जो असली करंट होता है उससे कम आती है। या ऐसे हमने लिखा है, दूसरी तरह से आप इसे देख सकते हो कि असली करंट से रीडिंग ज्यादा होती है। लिखी जाए, जो असली करंट होता है, असली करंट रीडिंग से ज्यादा होता है। ये क्या माप रहा है, ये I माइनस IG को माप रहा है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आता, इसलिए हम उसको I के बराबर ही मान के काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाया, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और अमीटर बनाया, और कुछ कंसेप्ट्स को सीखा, छोटी छोटी चीज़ों को हम सीखते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन, मैं आपको लिखवा देता हूँ क्वेश्चन। जेई ने एक बार पूछा, 2016 की बात है, 2016 में एक क्वेश्चन आया जेई में। उसने क्या पूछा कि एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, 100 ओम का प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर में, है ना, 100 ओम का प्रतिरोध है, और वो जो उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी कि जो अधिकतम डिफ्लेक्शन बता सकता है गैल्वेनोमीटर, अगर मैं गैल्वेनोमीटर में नापता हूं तो जो मैक्सिमम दिखा सकता है वो किसके बराबर है, वो है 1 मिली एम्पियर के बराबर है।
ठीक है, 1 मिली एम्पियर के बराबर है। ठीक है, और आपको बोल दिया किलोमीटर की है। आपको बोला कि इसको ना आपको 1 एम्पियर नहीं 10 बोला, 10 में मतलब 10 एम्पियर के अमीटर में आपको इसको बदलना है, 10 मीटर के अमीटर में आपको बदलना है। तो बदल के बताएं भैया कितना आपको करना पड़ेगा, शंट वंट लगाना पड़ेगा, क्या होगा वो करके बताना है आपको कितना वो आने वाला। जल्दी से कर लो, बहुत आसान सवाल पूछा था, है ना, इसको आप कर लो। कैसे करेंगे हम इसको, हम बना, जब भी हमें समझ में ना आए कि हमें क्या करना है, हमें बनाना चाहिए फिगर। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, जैसे हम फिगर बनाते हैं वैसे हमारे पास पिक्चर क्लियर हो जाती है। और ये हमने ऊपर शंट लगा दिया है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर करंट कितना जाएगा, IG, जो हमें बात करनी है रेंज की जब हम बात करते हैं तो हम IG का इस्तेमाल करते हैं। तो IG कितना जा रहा है इसके अंदर, 1 मिली एम्पियर करंट इसके अंदर जा रहा है, और 10 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा होगा। तो यहां से कितना जाएगा, यहां से मान लेते हैं हम 10 एम्पियर ही जा रहा है। क्यों मान लिया मैंने 10 एम्पियर, क्योंकि 10 में से 1 मिली एम्पियर को माइनस करोगे तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मान लिया कि 1 मिली एम्पियर यहां गया और 10 एम्पियर यहां चला गया। शंट का मान कितना लेते हैं हम, शंट का मान ऐसे हम यहां लेते हैं, और जी का मान मुझे कितना दिया है, 100 ओम का दिया है। ठीक है, तो मैं इनका विभवांतर बराबर कर देता हूं। तो 10 इंटू एस बराबर 100 इंटू 1 मिली एम्पियर, 1 की घात 1 इंटू 10 की घात -3। ठीक है, तो एस का मान कितना आ गया यहां से, एस का मान हमारे पास आ गया 10 की पावर -2 ओम, 1/100 ओम के आसपास आ गया। ठीक है, 1/100 ओम हमें यहां से मिल गया कि इतना आपके पास होना चाहिए शंट 0.01 ओम का, तो आपका ये काम हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पे। क्वेश्चन की भाषा कहती है वो समझो। क्वेश्चन की भाषा है कि जब 5 मिली एम्पियर का करंट किसी गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित किया जाता है तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है, मतलब अपनी अधिकतम रेंज जो है, अधिकतम वैल्यू जो है वहां तक जा सकता है। ठीक है, कितने एम्पियर करंट पे, 5 एम्पियर का जब करंट उसके अंदर बहाया जाता है, ठीक है, 5 मिली एम्पियर का सॉरी, तो वो अपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर लेता है। ठीक है, और बोला कि इसका कॉइल रेजिस्टेंस, जो इसका कुंडली का प्रतिरोध है, वो 15 ओम है। कौन सी कुंडली होती है, आपने गैल्वेनोमीटर देखा था बनाकर, तो ये जो हम लगाते हैं यहाँ कॉइल, जो हमने कॉइल लगाई थी ऐसे करके, ये कॉइल जो होती है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 15 ओम के बराबर आता है। ठीक है, 15 ओम के बराबर दिया हुआ है। चलो अच्छी बात है, ये हमें दिया है। तो हमें पूछा क्या है कि आपको इसको एक वोल्ट मीटर में बदलना है जिसकी रेंज 0 से 10 वोल्ट के बराबर हो, जिसकी रेंज 0 से 10 वोल्ट के बराबर हो। भाई कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, अब बात कर रहे हैं यहाँ रेंज की, और रेंज की हमें किस में बदलना है, 10 वोल्ट के रेजिस्टेंस में बदलना है। तो इसकी रीडिंग मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, 10 वोल्ट आ सकती है। अगर मैक्सिमम रीडिंग की बात कर रहे हैं, रेंज की बात करें, तो IG का इस्तेमाल करेंगे, IG इंटू G+S हम कर देंगे। ये कैसे कर पाया मैं, आप एक बार डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर आपने लगाया, गैल्वेनोमीटर के आगे आपने एक शंट लगा दिया जिसको आपने S बोल दिया, और इसका प्रतिरोध आपने G तो ले ही लिया। ठीक है, ये IG इसके अंदर से निकल रहा है, तो इसमें V कितना आ जाएगा, I इंटू G+S, जो कि 10 के बराबर होना चाहिए हमारे क्वेश्चन के अनुसार। कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी है। तो ये 5 इंटू 10 की घात -3 है ना, और G कितना है, G है आपका, कहाँ गया, G का मान दे रहेगा 15 प्लस S है ना, ये S हमें निकालना है। तो देखो ये 2 बार गया, ये 1/2/1000 2/1000 तो 2000 आ गया है ना, और इक्वल टू S प्लस 15 के बराबर आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें S चाहिए, तो S कितना हो गया, 2000 माइनस 15 के बराबर आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया ये 1985 ओम के बराबर आ गया। तो ये कुछ वैल्यू आई हमारे पास। तो ये हमने सवाल देखे, एमीटर भी कन्वर्ट करके देख लिया और वोल्टमीटर भी कन्वर्ट करके देख लिया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं जेईई मेन के अंदर। मैंने दोनों सवाल जो आपको कराए हैं आज अभी लास्ट में, वो दोनों ही जेईई मेन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल आते हैं तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है, अच्छे से आपको समझ लेना है इस कंसेप्ट को, ताकि आप अपने नंबर पक्के कर सको। जेईई क्या चाहते हैं, जेईई आपसे जब भी सवाल पूछने को प्रयत्न करती है, जब भी सवाल पूछना चाहती है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो प्रैक्टिकल फिजिक्स पर ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करें। तो यही प्रैक्टिकल फिजिक्स, यही आपको गैल्वेनोमीटर, एमीटर, जितने भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा सवाल करने हैं। आपका वो जो नॉलेज है वो इसी से चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करें कि हम अपना ये वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से रखें। ठीक है, हम अगली क्लास के अंदर और क्वेश्चंस करेंगे इस पर, और आगे इंस्ट्रूमेंट्स और अपने यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।